Hello aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter molecular basis of inheritance और ये क्लास 12 का पोर्शन है। इसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। आज का लेक्चर जो है वो थर्ड लेक्चर है और इसके दौरान जो है हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसको हम वापस से रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ों को जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने लास्ट किया था हमारे चैप्टर को, उसमें हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में हमने देखा था। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी चार्ट जो है उसको करवाया था। जैसे कि बैक्टीरियोफाज 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होता है, इकोलाई में 4.6 × 10 रेज टू द पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं और ह्यूमन की जो हेप्लॉइड कंटेंट होती है डीएनए की उसमें 3.3 × 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। उसके सारगाफ रूल के बारे में मैंने आपको बताया, फिर नेमिंग कराया मैंने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, फिर पैकेजिंग जो है डीएनए की हेलिक्स की प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होती है वो अलग अलग से मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपसे ये चीज़ें बताई थी कि वही क्रोमैटिन जो है हमारा वो कैसे तैयार होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम कैसे कन्वर्जन होती है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंसेस बताया और लास्ट जो हमने किया था वो क्या था हमारे एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक को, दैट इज़ हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था ग्रिफिथ की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कि 1928 में हुआ था और उसमें यूज़ हुआ था बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो था इसके पास 2 स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ और आर स्ट्रेन। स्मूथ था बिकॉज ऑफ द पॉलीसेकेराइड की साइनिक कोटिंग की वजह से जो कि विरुलेंट होता है यानी कि डिजीज कॉजिंग होता है। जो आर स्ट्रेन होता है रफ होता है, इसके पास कोई प्रोटेक्शन वाली कोटिंग नहीं होती है और ये नॉन वीरुलेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल का कंडीशन लिया गया, पहले माइस को इंजेक्शन कराया गया आर स्ट्रेन से और माइस सर्वाइव कर गया। जब इसको इंजेक्शन कराया गया एस स्ट्रेन से तो जो है वो मर गया। इसके बाद माइस जो है इसको हीट किल एस स्ट्रेन दिया गया तो वो सर्वाइव कर गया और जब उसको हीट किल एस स्ट्रेन और लाइव आर दिया गया तो माइस जो है वो डाई हो गया बिकॉज जो लाइव स्ट्रेन था वो बैक्टीरिया वो मिला था फ्रॉम इस एक्सपेरिमेंट से। तो इसे कहा जाता है कि जो आर स्ट्रेन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एस स्ट्रेन में, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट से और यहाँ से हमारा जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट से। तो एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो 1933 से 1944 तक चला और इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 के बारे में अगर हम अलग अलग से देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है इसमें प्रोटीन की डाइजेशन होती है और प्रोटीन की डाइजेशन करता है प्रोटीएज नाम का एंजाइम और वो क्या करता है जो आर स्ट्रेन होता है उसको एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अगर प्रोटीन की डाइजेशन करानी है तो प्रोटीएज से होगी और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। दूसरा एक्सपेरिमेंट वो था जिसमें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आरएनए की डाइजेशन हुई थी विद द हेल्प ऑफ आरएनएज और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था इसमें डीएनए की डाइजेशन हुई और डीएनए के लिए डीएनएज, उसमें डीएनए को अगर हम हटा देंगे और डीएनए के हट जाने से क्या होगा कि यहाँ पे अगर डीएनए ही क्या कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, तो अगर डीएनएज डालने पे, एंजाइम डालने पे अगर डीएनए का ही डाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इससे प्रूव होता है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए की जो मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव हो जाता है एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट से जो कि 1933 से 1944 यानी कि 10 ईयर्स तक चला था। उसके बाद था हमारा दैट इज़ हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में। आपको हर एक का ईयर याद होना चाहिए और क्या क्या यूज़ हुआ था वो भी याद होना चाहिए। हर्सी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था इसमें यूज़ हुआ था ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है एक तरह का वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज एक तरह का क्या है, वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इसके अंदर जो है फॉस्फेट जो है और सल्फर का यूज़ किया गया था, जिसमें फॉस्फेट जो होता है रेडियो एक्टिव और सल्फर रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस P32 जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, सल्फर S35 रेडियो एक्टिव का यूज़ किया गया जो कि प्रोटीन के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेप्स है वो है अटैचमेंट जिसको हम इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, दूसरा है इसके अंदर ब्लेंडिंग और तीसरा जो स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे वायरस जो है उसको ग्रो कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में जो कि कंटेन करता है रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट द रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि डीएनए जो होता है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस और प्रोटीन जो है उसके अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है, ठीक है। अब जो स्टेप्स था इसके अंदर उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पॉइंट्स में इसको लिखा है।
सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव फेजेस है उसको अलाउ किया गया टू अटैच टू द ई कोलाई की बैक्टीरिया जो है उसको रेडियो एक्टिव फेजेस जो है उसको क्या किया गया, मतलब बैक्टीरियोफाज को जो है उस पर क्या कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया। इन्फेक्शन वाला स्टेज में उसको अटैच कराया गया, अटैचमेंट कह सकते हैं या फिर उसको हम इन्फेक्शन कह सकते हैं। इन्फेक्शन या अटैचमेंट जब हो जाता है तो वायरल कोट जो होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय। दूसरा जो है एजिटेशन है, मतलब उसको घुमाते हैं, जैसे मिक्सचर के अंदर कैसे, ब्लेंडर के अंदर कैसे उसको घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाने से क्या होता है कि जो वायरल कोट है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया से, जो वायरस का कोटिंग है वो हट जाता है और वायरस जो है वो पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इनटू ए सेंट्रीफ्यूज। एक सेंट्रीफ्यूज में उसको घुमाने से क्या होता है कि वायरल पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया से। अब जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है वायरसेस से हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव, मतलब जिसका मतलब जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट है वायरस से उसके पास अब क्या बचा है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीएनए वाला पार्ट बचा है जो कि रेडियो एक्टिव है। ये इंडिकेट करता है कि डीएनए वाज द मटेरियल जो कि पास होता है फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, क्योंकि उसका जो है पार्टिकल जो है वायरस पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया जो कि दैट वेर इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैज रेडियो एक्टिव प्रोटीन जिसके पास रेडियो एक्टिव है वेयर नॉट रेडियो एक्टिव, ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस से जो है इंटर नहीं होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है पास फ्रॉम द वायरस से बैक्टीरिया में जो है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास हुआ है। ठीक है, तो ये अनइक्विवोकल प्रूफ जो होता है वो आता है फ्रॉम द हर्सी और चेज के एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ से आप को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अनइक्विवोकल प्रूफ जो है दैट इज डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ हुआ था एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, तो वो प्रूफ दिया था हर्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने। अब हम समझते हैं कुछ और बातों को, जैसे कि जो प्रॉपर्टीज होती है जेनेटिक मटेरियल की वो क्या क्या हो सकती है। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो सबसे पहले ये अपना रेप्लिकेशन करने आना चाहिए, मतलब शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, खुद का रेप्लिकेशन करना चाहिए। दूसरा, शुड बी स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, ये मतलब म्यूटेशन होना चाहिए, मतलब म्यूटेशन वो दिखाना चाहिए लेकिन इसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्टर म्यूटेशन होगा तो वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो म्यूटेशन जो है होना चाहिए लेकिन स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। एंड शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन का जो कैरेक्टर है, तो शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर जो है उसमें इसको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डीएनए जो है वो क्यों जेनेटिक मटेरियल अच्छा है। ठीक है, शुड बी एबल टू मतलब उसमें रेप्लिकेशन अच्छे से होना चाहिए, खुद रेप्लिकेट करना चाहिए। स्ट्रक्चरली और केमिकली वो स्टेबल होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन के लिए इसको प्रोवाइड करेगा। एंड शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आरएनए वर्ल्ड पे। आरएनए वर्ल्ड जो है, इसमें आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है अर्थ पे, और टोटल 3 तरह के आरएनए हैं जिसमें डिटेल में आगे हम बात करेंगे। अभी पहले समझते हैं 3 तरह के आरएनए के बारे में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जो एमआरएनए होता है इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए जो होता है उसको हम ट्रांसफर या फिर सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, और जो आरआरएनए होता है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। और 23S आरआरएनए जो होता है ये एक तरह का राइबोजाइम होता है, इसका कैटालिटिक रोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको किसने दिया था, तो क्रिक जो है इन्होंने ये सेंट्रल डॉगमा दिया था। इसमें सबसे पहले 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलता है कि जो डीएनए है अगर वो खुद का डीएनए मतलब डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है तो वो प्रोसेस जिससे डीएनए से डीएनए बनेगा वो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन। तो मतलब इसमें रेप्लिकेट मतलब खुद को ये रेप्लिकेट करना आना चाहिए। तो खुद को अगर रेप्लिकेट करा मतलब इसके अंदर रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो डीएनए जो है खुद को रेप्लिकेट कर पाता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए से अगर हमें आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है। और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। और ये चीजें हमें देखने को मिलता है रेट्रोवायरस जो होता है उसके केस में। और फिर आरएनए से जो प्रोटीन का प्रोसेस है ये होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें कि आरएनए से हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है ये किसने दिया था, तो इसमें 2 एक्सपेरिमेंट करा गया बाय मेसेंसल और स्टाहल के द्वारा 1958 में। और इसमें यूज हुआ था ई कोलाई, एक तरह का प्रोकैरियोट, और इसमें यूज हुआ था हेवी नाइट्रोजन N15 जो कि रेडियो एक्टिव नहीं था।
तो ये आपको याद रखना है कि मेसेंसल और स्टाहल के द्वारा 1958 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें ई कोलाई यूज़ हुआ था, और ई कोलाई एक तरह का प्रोकैरियोट था, ठीक है। और इसमें यूज़ हुआ था हेवी नाइट्रोजन N15 वाला, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या रेडियो एक्टिव टाइप का नाइट्रोजन यूज़ हुआ था, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेवी नाइट्रोजन यूज़ हुआ था N15 वाला, क्योंकि नॉर्मल जो नाइट्रोजन है वो N14 के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे हेवी नाइट्रोजन यूज़ किया गया था N15 वाला। दूसरा एक्सपेरिमेंट था इसका, दैट इज द टेलर एंड कलिग्स का, टेलर एंड कलिग्स एट एल जिसको कहते हैं, विशिया फावा जिसको फावा बीन्स भी कहते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया 1958 में, और इसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली सेमी कंजर्वेटिवली कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले N15 वाला हमारे पास क्या है, दैट इज डीएनए है। N15 जो है हैवी नाइट्रोजन वो हमारे पास है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर हम 20 मिनट तक N14 वाले मीडियम में अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड कर जाता है। मतलब कि क्या होगा, जो दो स्ट्रैंड्स हैं, तो दो स्ट्रैंड जो होता है उसमें से एक जो है दो अलग अलग सेपरेट हो जाता है, मतलब एक N15 वाला और दूसरा N15 वाला सेपरेट हो जाएगा, और उसके साथ जिस मीडियम में हम रखेंगे वो वाला उसके साथ आके जुड़ जाएगा। मतलब एक N15 वाला रहेगा और दूसरा उसके साथ जिस मीडियम में रखें, यानी कि N14 में रखें तो N14 वाला जुड़ेगा, और उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड जो है उसके साथ भी जाके N14 वाला जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो हाइब्रिड कंडीशन बन जाती है, जिसमें कि क्या हो रहा है, N14 और N15 दोनों प्रेजेंट होता है। उसके बाद और 20 मिनट रखेंगे, यानी टोटल 40 मिनट, मतलब ये वाला 20 और यहाँ पे 20, ये दोनों मिला के 40 मिनट अगर इसको रखते हैं तो क्या होता है, सेम ऐसे ही ये दो स्ट्रैंड का 4 स्ट्रैंड बन जाएगा, और 4 स्ट्रैंड जो होता है अब यहाँ पे सबके साथ जो के जाकर के क्या होता है, ये N14 वाला जाके जुड़ता है। तो यहाँ पे लाइट और हाइब्रिड दो तरह की कंडीशन बनती है। तो ये थी यहाँ तक की सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तक की बात है। इसके बाद जो है आगे और बातें होगी इसी चैप्टर पे। तो ये थर्ड लेक्चर हमारा था, और सारे तरह के जो नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और सारे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। आप जो है लिंक से जुड़ जाइए वहाँ पे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।